नमस्ते श्रावत्सले मातृभूमि। हम लोग एक बार फिर से बात करने जा रहे हैं। आज का जो विषय है वो इतना गंभीर है, भारत के भविष्य को तय करने वाला है। मेरे कुछ आंकड़े हैं, कुछ सरकारें आंकड़े दे रही है, कुछ सरकार आंकड़े दे रही है और कुछ विपक्ष आंकड़े दे रहा है। एक भारत में नया नैरेटिव खड़ा कर दिया, उत्तर बनाम दक्षिण का। ये नैरेटिव वैसे ही हैं जैसे अंग्रेजों ने कभी आर्य वर्सेस द्रविड़ का नैरेटिव खड़ा किया था। बनवासी बनाम मतलब उस समय आदिवासी बनाम माइग्रेंट का विषय खड़ा किया था। कभी ये विषय खड़ा किया गया कि ये उत्तर दक्षिण है, कभी भाषाई आधार पर, कभी रंग के आधार पर, कभी भेद के आधार पर। भारत में विविधता के बहुत सारे साधन हैं, लेकिन सोचकर देखिए हमारे पूर्वजों ने कितना काम किया होगा कि इन सबसे ज़्यादा भाषाएं भारत में बोली जाती हैं, सबसे ज़्यादा ज्योग्राफिकल डिफरेंसेस भारत में हैं, सबसे ज़्यादा परंपराएं भारत में मानी जाती हैं। फिर भी हमारे पूर्वजों ने एक एक व्यक्ति पर काम किया होगा और जिसकी वजह से आज भी भारत एक है। हालांकि कटपिट कर जब मुस्लिम यहाँ पर आए और अंग्रेज़ यहाँ पर आए तो मुस्लिम और ईसाइयों की वजह से भारत कटा, लेकिन फिर भी समय समय पर भारत एक होता रहा। मैं अगर आधुनिक समय की बात करूं तो आधुनिक समय में हम रामायण और महाभारत की बात छोड़ दीजिए, हम आधुनिक समय की बात करें तो भी अशोक के टाइम पर भारत को उसने जोड़ा, फिर गुप्तों ने भारत को जोड़ा, फिर 3 भारत बने। गुप्त काल के बाद 3 भारत बने, एक आंध्र सातवाहन यानी कि दक्षिण का भारत, एक उत्तर का भारत जिसकी राजधानी कन्नौज हुआ करती थी, दक्षिण की राजधानी जो इस समय आंध्र प्रदेश है वो हुआ करता था, और एक पूर्वी भारत जिसकी जो कामरूप कहलाता था और जिसकी राजधानी असम या उसके अगल बगल हुआ करती थी। ये 300 वर्षों तक 3 भारत रहे। आज भी 3 भारत हैं भारत में। एक बांग्लादेश का हिस्सा मान लीजिए, एक पाकिस्तान का हिस्सा मान लीजिए, और एक ये मूल भूमि है जो इस समय है। लेकिन इस मूल भूमि में भी अभी उत्तर बनाम दक्षिण, बंगाली बनाम गुजराती चल रहा है। अच्छा, ये नैरेटिव तय करने वाले कौन हैं और इनको विषय कैसे मिलते हैं? देखिए, नैरेटिव तो पॉलिटिशियन तय करते हैं और तमाम तरह की एनजीओ भारत में आती हैं जो ग्लोबल मार्केटिंग फोर्सेस हैं, वो भारत को जितना डिस्टर्ब करेंगी उतना ज़्यादा उनको लाभ होगा। अब मैं कुछ आंकड़े रखता हूं। मैं नारी शक्ति बंधन अधिनियम की बात कर रहा हूं, जिस पारित होना बहुत अच्छी बात है। 33% महिलाओं का रिजर्वेशन, इससे अच्छा क्या हो सकता है? महिलाएं अपनी बात कह सकती हैं। भारत में पुरुष और महिला अगर कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे तो भारत का विकास 2 गुनी स्पीड में चल सकता है। लेकिन उनके बीच में सामंजस्य बिठाने की बात है कि उनमें ईगो ना हो। पूर्व भारत की तरह जैसा एंशिएंट इंडिया हुआ करता था कि भाई अपना अपना रोल है, अपनी अपनी ड्यूटी है और अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करना है। भारत तब बन पाएगा भारत। तो ये तो देखो, पुरुष और महिला को सामने साथ में लाएंगे, बढ़ाएंगे, कंधे पर करना। पहले क्या होता था कि जाति व्यवस्था के आधार पर विवाह होता था। जाति व्यवस्था के आधार पर विवाह इसलिए नहीं होता था कि छोटा और ऊंचा और नीचा होता है, क्योंकि आप गीता पढ़ेंगे तो उसमें कोई ऊंचा नीचा नहीं है, शास्त्र पढ़ेंगे तो कोई ऊंचा नीचा नहीं है। भारत में सारे हिंदू हैं। लेकिन उस समय जो तय किया गया था वो ये तय किया गया कि भाई जाति में विवाह, जाति का मतलब जाति विग्रह कहते हैं, यानी कि एक सब्जेक्ट पर काम करने वाले। अगर बिटिया उस सब्जेक्ट पर लोहार की बेटी है और लोहार के यहाँ विवाह हो जाएगा तो दोनों मिलकर काम करेंगे। अगर सुनार की बेटी है, सुनार के घर में विवाह हो जाएगा तो दोनों मिलकर काम करेंगे। और अगर बढ़ई की बेटी है, बढ़ई के यहाँ उसका विवाह, वो दोनों मिलकर काम करेंगे। नाई की बेटी है, नाई के यहाँ विवाह होगा तो फिर गांव की जजमानी, ब्राह्मण की बेटी है, ब्राह्मण के यहाँ, ब्राह्मणों में भी पुजारी की बेटी है, पुजारी के यहाँ विवाह होगा तो दोनों मिलकर मंदिर संभालेंगे। यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों के यहाँ होगा तो दोनों मिलकर संभालेंगे। यानी कि महिला और पुरुष साथ साथ चलेंगे। तो ये जो पूरा नैरेटिव है वो नैरेटिव गढ़ने का प्रयास हो रहा है। तो हमारे पूर्वजों ने, आप सोचो, इतनी विविधताओं के बाद, मतलब इतनी विविधताएं भारत में सफिशिएंट है। यूरोप इन विविधताओं, उनमें कम विविधताएं थी, लेकिन यूरोप में आज 29 देश 32 देश बने हुए हैं, 30 32 35 जो भी है। भारत में बहुत ज़्यादा विविधताएं हैं। विविधताएं मतलब एकता में विविधताएं, लेकिन सब कल्चरली एक हैं। भारत भूमि की पूजा करने वाले, भारत माता को अपनी माता मानने वाले, और हम सब सहोदर भाई बहन हैं। ये कॉन्सेप्ट हमारे पूर्वजों ने दिया।
हमारे पूर्वजों ने व्यवस्था बनी रहे गोत्र परंपरा दी ताकि गंदगी न फैले, गुरु परंपरा दी ताकि जो है व्यवस्थित रहे, गुरुकुल व्यवस्था दी ताकि गांव में ही गुरुकुल हो और एजुकेशन हो, जाति व्यवस्था दी, जाति व्यवस्था आज ऊंच नीच की कैटेगरी में मुसलमानों और ईसाइयों के आने के बाद उन्होंने ये सब भेदभाव पैदा किया, नहीं तो इक्वली सब अपने अपने में काम करते थे, भारत को मिलकर बनाते थे, जैसा मैंने अभी बताया। अब भारत चूंकि अंग्रेज़ों के आने के बाद उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू किया और भारत की व्यवस्था को उन्होंने भंग किया। अब देखने की बात यह है कि उत्तर और दक्षिण का जो नैरेटिव तय किया जा रहा है, जैसे आर्य त्रिभुवन का नैरेटिव तय किया गया, आदिवासी बनाम मूल निवासी और ये तय किया गया, इन सब पर डॉक्टर अंबेडकर ने कहा ऐसा कोई, मतलब डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले तो समझ ही सकते हैं, तिलक ने कहा ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, कोई बाहर से आया है, और फिर डॉक्टर अंबेडकर ने कहा ऐसा कोई प्रमाण नहीं, ज्योतिबा फूले ने कहा कि ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। ये सब नैरेटिव है जो तय किया गया, ये नैरेटिव है जो भारत में विभाजन का मूल रखता है। अब इस समय उत्तर और दक्षिण का नैरेटिव तय किया जा रहा है, जैसे ममता बनर्जी ने बंगाली गुजराती का नैरेटिव तय किया, वैसे ही अब उत्तर बनाम दक्षिण का नैरेटिव चल रहा है। उत्तर और दक्षिण के नैरेटिव को जरा समझ कर देखते हैं। भारत के संविधान में कहीं उत्तर और दक्षिण, पूर्व और पश्चिम नहीं है, पूर्वोत्तर की बात संवैधानिक संशोधन में कही गई। कुछ आर्टिकल्स भी संविधान में स्पेशल राज्यों के रूप में दिए गए हैं, विशेष पावर दी गई है, वो आर्टिकल 371 ABCD दे रखा है। लेकिन किसी भी राज्य को भारत में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के आधार पर कोई विभाजन नहीं है। आप आर्टिकल 1 और पहला शेड्यूल पढ़कर देखिए। आर्टिकल 1 का पहला शेड्यूल जो भारत, दैट इज एन यूनियन ऑफ इंडिया, वो पढ़ेंगे तो आपको उत्तर दक्षिण का नैरेटिव नहीं मिलेगा। भारत एक है, भारत में एक नागरिकता है, भारत में एक राशन कार्ड है, भारत में एक व्यवस्था है। धीरे धीरे हम उनको सबको इंटीग्रेट कर रहे हैं, जो नहीं किया, जो अंग्रेजों ने अलग अलग करके रखा था, उसको हम फिर से इंटीग्रेट कर रहे हैं। ये केंद्र सरकार की उपलब्धि के रूप में कहा जा सकता है। CAPF उसी का परिणाम है। अब यहाँ पर जो सवाल पैदा हो रहा है, जो इस समय का नैरेटिव है उत्तर दक्षिण का, जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम के माध्यम से बाहर आया, उसको समझते हैं। दक्षिण भारत की खास बात यह है, देखिए रिसोर्सेज दक्षिण भारत के पास ज़्यादा है, ज़्यादा से मतलब समुद्री सीमाएं लगती हैं, चूँकि इंडस्ट्रियलाइजेशन ही आज का प्रोग्रेसिव मॉडल है, तो वहाँ पर लगभग 7,500 किलोमीटर का अपने पास समुद्र लगता है, जिससे कि इंटरनेशनल ट्रेड होना आसान हो जाता है। वहाँ पर विशाखापट्टनम के बंदरगाह की बात करें, या फिर हम कोच्चि के बंदरगाह की बात करें, या और जो बंदरगाह हैं कर्नाटक में हैं और बम्बई में हैं, ये बंदरगाह पूरे विश्व के साथ हमको जोड़ते हैं। इसलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन होना वहाँ स्वाभाविक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो रेवेन्यू आता है, और रेवेन्यू जब ज़्यादा आता है तो एजुकेशन की भी बढ़ाई होती है, एजुकेशन ज़्यादा होती है तो अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि दक्षिण भारत में रहने लायक भूमि कितनी है, बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है ये। उत्तर भारत और दक्षिण भारत में रहने लायक भूमि कितनी। आप अगर उत्तर भारत में आ जाएंगे, केवल उत्तराखंड को छोड़ दीजिए या हिमाचल को छोड़ दीजिए, बाकी उत्तर भारत में जो यूपी बिहार की बात कही जा रही है, इन पर अगर आ जाएंगे तो आप समझ लीजिए कि उत्तर भारत में रहने लायक भूमि 80 से 90% है, और कोई दूसरा रिसोर्स नहीं है। उत्तर प्रदेश बिहार का आलम यह है कि उसके पास अंडरग्राउंड रिसोर्सेस मिनिमम है। हम झारखंड की बात नहीं कर रहे, हम छत्तीसगढ़ की बात नहीं कर रहे हैं, हम दक्षिण के स्टेटों की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ सभ्यता जब भारत में विकसित हुई तो चूंकि यहाँ नदियों का जाल था, गंगा थी, गंगा लाइफलाइन भारत की रही, गंगा थी, ब्रह्मपुत्र हैं, जमुना हैं, या फिर इधर सतलज हैं, और सतलज के जो सिंधु है, सिंधु की ट्रिब्यूटरीज हैं, यानी कि पानी की ज़्यादा व्यवस्था होने की वजह से यहाँ सबसे पहले आबादी हुई। लेकिन उस समय का जो रिसोर्स हुआ करता था वो केवल एग्रीकल्चर हुआ करता था। एग्रीकल्चर करने लायक भूमि यहाँ सबसे ज़्यादा थी। 90% भूमि इन स्थानों पर एग्रीकल्चर के पर्पज से थी, इसलिए आबादी बढ़ना स्वाभाविक था। यहाँ आबादी बढ़ी, लेकिन उत्तर भारत के पास
एग्रीकल्चर के अलावा कोई दूसरे रिसोर्स नहीं है। जब एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल मॉडल पर है, जब तक एग्रीकल्चर मॉडल रहा तब तक उत्तर भारत सोने की चिड़िया भारत को जो कहा गया वो उत्तर भारत की वजह से ही कहा गया, क्योंकि यहाँ एग्रीकल्चर होता था, सभी प्रकार के एग्रीकल्चर। हालांकि दक्षिण भारत में नहीं होता था ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन उत्तर भारत में होता था, जिसका विस्तार पूरे विश्व में हुआ। दक्षिण भारत से मसाले उसाले और वो भी गए, लेकिन उत्तर भारत में 90% भूमि रहने लायक है, और उस 90% भूमि रहने लायक है तो जनसंख्या होना स्वाभाविक है। दक्षिण भारत में केवल 40 से 45% भूमि रहने लायक है, बाकी उनके पास ईस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट है, कोस्टल एरिया है, या फिर हम कहें पठारी एरियो में भी वहाँ पहाड़ बने हुए हैं। तो कुल मिलाकर बात यहाँ पर आती है कि दक्षिण भारत में केवल 40% भूमि रहने लायक है और उत्तर भारत में 80 से 90% भूमि रहने लायक है। तो जो रहने लायक भूमि है वहाँ जनसंख्या का घनत्व होना स्वाभाविक है, लेकिन दक्षिण भारत के पास रिसोर्सेस फ्री के हैं, आबादी रहने लायक जमीन ही कम है तो आबादी कम होना स्वाभाविक है, लेकिन उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं। रिसोर्सेज ज़्यादा होने के ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट और बाकी के ये जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, या फिर मैं कहूँ कि जो कोस्टल एरिया है, यहाँ रिसोर्सेज और जंगलात हैं। यहाँ रिसोर्सेज ज़्यादा होने की वजह से वहाँ आबादी कम रेजिडेंशियल एरिया होने की वजह से आबादी योग्य जमीन कम होने की वजह से आबादी कम है। आबादी कम होने का कारण बहुत ज़्यादा दूसरा नहीं है, आपके पास रिसोर्स ज़्यादा हैं इसलिए आपके पास धन ज़्यादा है, आपके पास इंटरनेशनल बॉर्डर हैं इसलिए इंटरनेशनल फ्लीट वहाँ से निकलती हैं, यानी कि समुद्री मार्ग हैं, तो आपके पास ज़्यादा रिसोर्स होना स्वाभाविक है, एजुकेशन ज़्यादा होना स्वाभाविक है, विदेशों में माइग्रेंट होना ज़्यादा स्वाभाविक है। दक्षिण भारत का भारत से जो लोग जाते हैं उनमें सबसे बड़ा तबका दक्षिण भारत से जाता है जो विदेशों में काम करने जाता है, रिसोर्सेस ज़्यादा होने की वजह से। उत्तर में रिसोर्सेस कम हैं, आबादी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वहाँ रहने योग्य भूमि ज़्यादा है, एग्रीकल्चर भूमि ज़्यादा है, और सभ्यता चूंकि भारत की यहाँ से शुरू होती है, यही सिंधु घाटी सभ्यता का ही वो क्षेत्र है जहाँ नदियों की वजह से इनहैबिटेशन ज़्यादा होता है। इसलिए ये उत्तर और दक्षिण का जो नैरेटिव है वो अगर जनसंख्या घनत्व को वैसे देखेंगे रहने योग्य भूमि और न रहने योग्य भूमि के आधार पर, तो फिर दक्षिण भारत उसमें भी आगे निकलता है। अब आप कहते हैं कि वहां आबादी कम, हमने एफर्ट किए इसलिए आबादी कम हो गई। एफर्ट नहीं किए, आबादी इसलिए कम हो गई क्योंकि रहने योग्य भूमि वहां कम थी। आबादी उत्तर भारत में ज़्यादा इसलिए हो गई क्योंकि रहने योग्य भूमि यहाँ पर ज़्यादा थी, एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंसी होने की वजह से एग्रीकल्चरल लैंड यहाँ पर ज़्यादा थी, सिंचाई की व्यवस्था यहाँ पर थी, एलुविलियल सॉयल यहाँ पर थी, इसलिए यहाँ आबादी ज़्यादा होती है। गरीब आदमी यहाँ खेती करके काम चला सकता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन आपके उधर हो गया क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज ज़्यादा थे और अब ये उत्तर की वहाँ से सरकार में इंटरवेंशन नहीं आ पाएगा। सवाल ये पैदा होता है कि आबादी के हिसाब से अभी तक तो किसी ने कोई ऑब्जेक्शन लगाया नहीं। जम्मू कश्मीर में जम्मू के लोग और लद्दाख के लोग पिछले 75 साल से आंदोलन कर रहे थे, 75 ईयर से। आप सोचिए कि हमारे पास आज 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर का जम्मू कश्मीर है तो 2.25 लाख किलोमीटर का पाकिस्तान और चीन ने कब्जा करके रखा। हमारे पास 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर के लगभग कुछ ज़्यादा जम्मू कश्मीर है, उसमें से 15,000 किलोमीटर का केवल कश्मीर है, यानी कि 15% एरिया कश्मीर से लगता है और 60% सीटें कश्मीर से आती थी। सरकार कश्मीर से बनती थी। लद्दाख से 4 सीटें, जो सबसे बड़ा क्षेत्र होता था, उससे केवल 4 सीटें जम्मू कश्मीर विधानसभा में आती थी। एमपी की सीटें जो वहां पर रहती हैं वो भी लद्दाख से एक आती थी, एक जम्मू से आती थी। आप सोच लीजिए बाकी कश्मीर से आती थी। तो आप इसको कैसे देखेंगे, मतलब आप कैसे देखेंगे कि जम्मू से 1-2 सीटें आती हैं, लद्दाख से एक ही आती है और पूरे कश्मीर से बाकी सीटें जो 15,000 किलोमीटर। आज तक कांग्रेस ने कभी ये ऑब्जेक्शन नहीं लगाया कि आखिर सरकार वहां से क्यों बनती है, जम्मू से क्यों नहीं बनती। जम्मू की ग्रीवांस थी, लद्दाख से क्यों नहीं बनती, लद्दाख की ग्रीवांस थी, क्योंकि वहां शेख अब्दुल्ला शासन कर रहा था और शेख अब्दुल्ला नेहरू जी का बड़ा खास आदमी था, इसलिए। और दूसरा है कि वहां माइनॉरिटी तथाकथित है, तो वो मेजॉरिटी में, लेकिन तथाकथित
तुष्टीकरण की नीति के चक्कर में यह सब चल रहा था। तो आज तक कांग्रेस को कभी समस्या नहीं हुई, आज तक विपक्ष को, जो आज विपक्ष में है, उनकी ही सरकारों के समय पर यह फॉर्मूला तय किया गया था और उनकी सरकारों के समय पर ही यह चल रहा था। जम्मू एंड कश्मीर उसका इलस्ट्रेशन है कि कश्मीर से सरकार बनती रही, जम्मू से सरकार नहीं बनी और लद्दाख से सरकार नहीं बनी, क्योंकि 4 ही सदस्य आएंगे जबकि क्षेत्र सबसे बड़ा है, और कश्मीर जम्मू से कम सदस्य आएंगे, दोनों मिलाकर भी कश्मीर से ज्यादा, मतलब जम्मू और उस समय लद्दाख दोनों मिला दीजिए सीटें तो भी ज्यादा सीटें कश्मीर से होती थी, जबकि क्षेत्र उनके पास लगभग 85% था। अब ये 85% अगर क्षेत्र के आधार पर था, जनसंख्या के आधार पर नहीं था, तो ये सेंसस उस समय नेहरू जी के समय पर कैसे शुरू हुए, बाद में ये अभी तक कैसे चलते रहे, आज तक वो सेंसस कैसे चले, कोई किसी के पास कोई जवाब नहीं। लेकिन आज वो नैरेटिव खड़ा करना है उत्तर बनाम दक्षिण का, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में तो उत्तर दक्षिण कुछ है ही नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन में भारत में नागरिकता एक है, कॉन्स्टिट्यूशन में किसी प्रकार का भेद नहीं है। तो आप बताइए ये नैरेटिव क्यों चलाया जा रहा है? हालांकि सरकार ये कह रही है, सरकार ये कह रही है कि भाई हम प्रोपोर्शन में बढ़ाएंगे, हालांकि अभी तक कानून में इसके प्रावधान नहीं, क्योंकि पुराना जो आर्टिकल 81 और बाकी की बात की जाती है वो तो इसी आधार पर चलता रहा आज तक। उसका आधार तो सिर्फ एक था कि भाई जहां पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए। अच्छा, उत्तर भारत में एजुकेशन कम है, उत्तर भारत में रिसोर्सेज कम है, उत्तर भारत में गरीबी ज्यादा है, तो क्या ये आधार नहीं है रिप्रेजेंटेशन बढ़े उत्तर भारत का? क्या ये आधार नहीं है कि उत्तर भारत का रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा होना चाहिए, उनकी समस्याएं पार्लियामेंट में ज़्यादा सुनवाई के लिए आनी चाहिए, उनकी जो आबादी है, आबादी बहुत बड़ी आबादी, एक व्यक्ति, एक सांसद 28 से 30 लाख लोगों को 1971 के सेंसस के अनुसार डील कर सकता है क्या? उसको नेतागिरी भी अपनी करनी और 27 लाख की 28 लाख 30 लाख पॉपुलेशन पर एक सांसद की सीट होती है। तो यह भी आधार है, या तो उसका कोई दूसरा उपाय निकाला जाए। अदरवाइज मुझे लगता है कि दक्षिण भारत में रिसोर्सेज ज्यादा होने की वजह से आबादी कम है, और जो आबादी क्षेत्र है वो आबादी क्षेत्र कम होने की वजह से आबादी कम है। उत्तर भारत में आबादी क्षेत्र ज्यादा होने की वजह, रहने योग्य भूमि ज्यादा होने की वजह से स्वाभाविक लोग रहेंगे। वहां पहाड़ पहाड़ जंगल ज्यादा हैं तो वहां कैसे रहेंगे? लेकिन जो आबादी वाला क्षेत्र है वहां लोग रहते हैं, वहां को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वहां का घनत्व तो अच्छा खासा है, वो उत्तर भारत के लगभग बराबर बनता है। इसलिए यह दृष्टि भी रखना अति आवश्यक है। मैं समझता हूं कि इन विषयों को आप जब सुन रहे हैं तो इसको कैसे आगे बढ़ाना है, ये जो नैरेटिव उत्तर दक्षिण का है वो नैरेटिव तोड़कर भारत एक है ऐसा नैरेटिव कैसे तय करना है, ये सब हमारे जैसे लोगों की काम करने की जरूरत है। और आप इंटेलेक्चुअल हैं, जो सुनता है मुझे तो इंटेलेक्चुअली सुनता है, जुडिशल सर्विसेज की तैयारी करने वाले, हायर जुडिशल सर्विसेज की तैयारी करने वाले, या फिर जजेस प्रमोशन की प्रिपरेशन करने वाले एग्जाम देते हैं, या यूपीएससी लॉ पढ़ते हैं, वही मेरे को पढ़ते हैं। इसलिए आप भारत के भविष्य हैं, भारत के भविष्य होने के नाते इस एनालिसिस को इस आधार पर और एक्सप्लोर करें, ये आपकी जिम्मेदारी बनती, क्योंकि नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो अभी पास होगा उसके बाद निश्चित तौर से आगे कॉम्पिटिशन्स में भी आने वाला है, और इसके आधार पर भारत में एक नया बवंडर खड़ा होगा अगर सरकार इसको हैंडल ना कर पाई तो। वैसे तो मोदी जी पर विश्वास करना चाहिए, वो सारे चीज़ें हैंडल कर लेते हैं, लेकिन अगर ना कर पाई तो मुझे लगता है कि फिर भारत में एक नया बवंडर खड़ा होगा। क्या होगा वो तो भविष्य बताएगा। ईश्वर से प्रार्थना यह है कि भारत को एक यूनिट मानते हुए ही सारे लोग काम करें, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम मध्य का नैरेटिव ना लगाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।